स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14। तो इसमें अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14 में क्या देखेंगे हम कि अगर ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, ब्यूटेन में अगर हम देखें तो क्या होगा, उसमें मिथाइल मिथाइल एक बार इक्लिप्स आ सकता है, दूसरा स्टेगर्ड आ सकता है, तीसरा गाउचे फॉर्म में आ सकता है, और चौथा फॉर्म जो आएगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो गाउचे फॉर्म का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आएगा, उसके बाद कंटिन्यूसली जितने भी हम लाएंगे रोटेशन करेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज आ जाएंगे, और 360 के बाद आइडेंटिकल भी आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखते हैं कि गाउचे जो फॉर्म है उसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप रखेंगे। तो रिलेशनशिप में क्या होंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उससे पास नहीं हो रहा होगा, तो वो इनेंशियोमर होंगे। तो ये कॉन्फिगरेशनली क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे, लेकिन कन्फर्मेशनली क्या हो जाएंगे, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। कन्फर्मेशनली आइडेंटिकल कैसे होंगे, क्योंकि उसके जो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर रोटेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, CH3 का CH3, एक दूसरे के इक्लिप्स आ सकते हैं, एक दूसरे को रोटेट करके हम सेम फॉर्म में फिर से ला सकते हैं। जो एक गाउचे फॉर्म है दूसरा सेम उस गाउचे फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग वो रोटेशन करेगा, इसलिए कन्फर्मेशनली ये आइडेंटिकल है, लेकिन कॉन्फिगरेशनली ये इनेंशियोमर है। तो अगर हम देखें कि अगर स्ट्रेन का काउंट करें, स्ट्रेन का काउंट करने का मतलब कि जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, 3.4 जो आता है वो CH3 बॉन्ड वाला आता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का एक आता है कि किलो कैलोरी पर मोल, उसमें अनस्टेबिलिटी आता है। तो उसका टोटल 5.4 किलो कैलोरी पर मोल का अनस्टेबिलिटी आ गया, और गाउचे फोन का 0.9 किलो कैलोरी पर मोल आता है। और क्या आता है, जो 120 वाला का है उसका कितना आता है, 3.8 किलो कैलोरी पर मोल आता है। और जो एंटी फॉर्म है, जो फोर्थ फॉर्म है एंटी फॉर्म है, उसका 0 किलो कैलोरी पर मोल उसका अनस्टेबिलिटी आता है। और फिफ्थ फॉर्म तो 240 डिग्री है, जो मिरर इमेज आ जाएगा। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा फर्स्ट इक्लिप्स फॉर्म, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। फिर सेकंड कौन सा होगा, जो 120 डिग्री पे है, जिसमें 3 किलो कैलोरी पर मोल का क्या आ जा रहा है, एनर्जी आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम एनर्जी से डायरेक्ट समझ सकते हैं इसको। और उसके बाद जो होगा गाउचे फॉर्म स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा एंटी फॉर्म स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा एंटी फॉर्म स्टेबल होगा। अब हम देखें अगर पोटेंशियल एनर्जी और उसका डायहेड्रल एंगल के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो हम एक ग्राफ पा सकते हैं, और इस ग्राफ के मिड लाइन 180 के बाद जो ग्राफ आएगा, जिसको हम एक इमेजिनरी ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी में जो नीचेपन आ रहा है ऊपर हो रहा है, उस हिसाब से हम इसका ग्राफ डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो क्या होगा, इक्लिप्स रहेगा, उससे वो नीचे जाकर गाउचे में स्टेबल बनेगा, फिर थोड़ा सा अनस्टेबल बनेगा 120 पे, फिर वो नीचे सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 180 पे। जैसा हमने पहले मॉलिक्यूल का कहा बोला था, गाउचे और उसके मिरर इमेज को कन्फर्मेशनली आइडेंटिकल और कॉन्फिगरेशनली इनेंशियोमर बोला था। तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें जो एक स्काइलर सेंटर है और दूसरा भी स्काइलर सेंटर है, उसके बीच जो रिलेशन है वो तो इसमें मिरर इमेज है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इनेंशियोमर है। ये कॉन्फिगरेशनली इनेंशियोमर है, और कन्फर्मेशनली ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से किसी भी एक बॉन्ड को पकड़कर जो प्लेन में है उस बॉन्ड को पकड़ के हम रोटेट करें तो मॉलिक्यूल दूसरे वाले की तरह समान नहीं आ पा रहा है। प्लेन वाले में ही पकड़ के हम सामान ला सकते हैं, वेज डेस को पकड़ के नहीं। तो प्लेन वाले को पकड़ के अगर सामान आ जाता है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइडेंटिकल हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए कॉन्फिगरेशनली ये बस इनेंशियोमर है, और इसके अलावा इनमें कॉन्फर्मेशनली कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हम। अगर हम इंटरेक्टिंग ग्रुप की बात करें, जैसे कि इंटरेक्टिंग ग्रुप मतलब कि हम जो डिफरेंट फॉर्म लगा रहे हैं, उसमें अगर मॉलिक्यूल जैसे गाउचे फॉर्म में अगर मॉलिक्यूल इंटरेक्टिंग पोजीशन में रहे तो क्या हो सकता है, इस तरीके के हम फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हम फर्स्ट फॉर्म में देखते हैं, एक ग्लाइकॉल लिए हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल लिए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि OH बॉन्ड जो है, मतलब कि एथिलीन 1 डाइऑल है, इसमें जो OH है पहला इक्लिप्स फॉर्म में है, तो उसमें अनस्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म है गाउचे फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या है 120 डिग्री, थर्ड फॉर्म है एंटी फॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इसका ऑर्डर तो सेम आता है, पहला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इक्लिप्स होगा, सेकंड क्या आ रहा है 120 डिग्री, लेकिन थर्ड में और फोर्थ में चेंजेस आ गया, मतलब गाउचे को सबसे स्टेबल बोल रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, गाउचे में क्या हो रहा है, OH बॉन्ड के कारण
जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है एंटी फॉर्म से। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंटरेक्टिंग ग्रुप जुड़ने होने पर कुछ चेंजेस आते हैं, जिसको हम और आगे और भी स्टडी करेंगे। तो ऐसा ये कब होता है, जब यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट जुड़े हों, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, या फिर अगर ये गैसियस में जुड़े हों, क्योंकि गैसियस में एक दूसरे में इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर रहते हैं, तो इसलिए गाउचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन अगर मीडियम पोलर हो या सॉल्वेंट पोलर हो तो क्या होता है, जैसे कि मेथेनॉल हो गया या फिर H2O हो गया। तो H2O में सबसे पहले देखते हैं कि वो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उसके पास क्या क्या है, ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से वो एक एक क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और इसमें जो डेल प्लस आया है वो दूसरे बॉन्ड के ऑक्सीजन के लोन पेयर के डेल निगेटिव के कारण आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन भी करता है, तो यहाँ पर 2 पहले बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसे ही इनके लोन पेयर में जो डेल निगेटिव आया रहता है उसके कारण ये दोनों लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से दूसरे H2O मॉलिक्यूल के जुड़ते हैं। तो इस प्रकार एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो अब अगर एक पोलर सॉल्वेंट में गाउचे फॉर्म और एंटी फॉर्म को डाल दें तो क्या होगा। तो अब हम देखेंगे कि गाउचे फॉर्म क्या कर रहा है, 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो आपस में कर ले रहा है, तो इसके 2 वाले एक ही में काउंट हो जा रहे हैं, इसलिए इसके 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। लेकिन जो एंटी फॉर्म है वो क्या कर रहा है, वो 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंक्रीज हो गया, तो इसलिए एंटी फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इस प्रकार पोलर सॉल्वेंट में। तो इसलिए हमें डिफरेंट केस की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे गाउचे फॉर्म में अगर जो गाउचे पोजीशन पे है Cl Br I और फ्लोरीन जुड़े हों तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, इसको देखते हैं हम कि गाउचे और एंटी में से क्या हो सकता है। अगर गाउचे में देखें तो Cl ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े हों तो क्या होंगे, उनका जो गाउचे होगा वो एंटी कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन में क्या होते हैं, वो गैसियस एटम है, वो आपस में जो Cl2 एटम है उनके बीच क्या होता है, अगर वो गैसियस फॉर्म में रहें तो अगर एक दूसरे से क्या होता है, वंडरवॉल्स, एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन एटम में उनके जो मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं उनके बीच की दूरी को निकालते हैं, तो वो उसको वंडरवॉल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले इस पर अब निकाल लिए एटम से दूरी, फिर इसके d को /2 करेंगे तो उसका क्या वंडरवॉल्स रेडियस निकल जाता है d/2 करने पर, तो ये y के बराबर होता है, मतलब ये y होता है, मान लीजिए ये y है। लेकिन अगर इस गाउचे फॉर्म में जाके देखें तो इसको ये y नहीं मिल पाता है, y मतलब जो रेडियस है वो नहीं मिल पाता है, वो एक दूसरे से थोड़ा पास में रहता है, y से कम दूरी में रहता है। इसका मान लो x है तो ये जो y है वो x से ज़्यादा है, तो x मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वांडरवाल्स मिलना था रेडियस उससे कम मिल पा रहा है, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़े रहने पर इनको जितना वंडरवॉल्स रेडियस रहता है उनसे उनको कम जगह मिल पाता है और रिपल्सन होता है। इसके कारण ये क्या होते हैं, इनका जो गाउचे फॉर्म है एंटी से क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर फ्लोरीन रहे तो क्या होता है, फ्लोरीन क्या करता है, एंटी फॉर्म में जाने पर क्या करता है, उसका जो है फ्लोरीन का गाउचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसका रीज़न इसका स्मॉल साइज होकर इसके पर्याप्त वंडर रेडियस मिल जाना ऐसा नहीं होता है, इसका रीज़न कुछ और होता है। जैसे कि पहले हमने स्टडी कर लिया है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अगर हम गाउचे फॉर्म में देखें तो क्या होता है, उसका जो होता है फ्लोरीन के नीचे जो सिग्मा स्टार बनता है वो दूसरे हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ क्या करता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके हाइपर कंजुगेशन शो करता है। तो इसमें क्या बनता है, F निगेटिव और H प्लस बनता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हम इन एंटी फॉर्म में देखें तो क्या होता है कि फ्लोरीन के बाजू में क्या आता है, फ्लोरीन के सिग्मा स्टार के बाजू में फ्लोरीन का क्या आता है, डबल बॉन्ड, मतलब कि उसका सिग्मा बॉन्ड आता है। तो यहाँ से अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांसफ़र किया जाए और हाइपर कंजुगेशन शो किया जाए तो क्या होगा
कि इसका जो एक फ्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और दूसरे फ्लोरीन में प्लस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज वाला तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, पर प्लस चार्ज मोर नेगेटिव एटम में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा अनस्टेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू किसके, गाउचे के। तो यहाँ स्मॉल साइज़ होना बस इसको फेवरेबल नहीं कर रहा है, यहाँ पर साथ में सिग्मा टू सिग्मा स्टार इसको फेवरेबल कर रहा है। तो हमको हाइड्रोजन अगर जुड़े हों गाउचे फॉर्म में तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि फ्लोरीन वाला गाउचे स्टेबल होता है, जबकि बाकी वाला क्या होता है, एंटी स्टेबल होता है। तो गाउचे इफ़ेक्ट को अगर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा इसको सूटेबल रह सकता है। तो गाउचे में जो जैसे CH2 ग्रुप है उसका जो उसमें XX ग्रुप जुड़े हैं, तो उसमें X ग्रुप शुड भी क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होना चाहिए। और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए। तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को हम इसमें रख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो इनका क्या हो सकता है, अगर ये जुड़े रहें अगर हेटेरोएटम, तो ये क्या शो करेगा, गाउचे इफेक्ट शो करेगा और गाउचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन भी जुड़ सकता है, कार्बन sp जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन sp उसका साइज़ भी छोटा होता है, वो बल्कि नहीं होगा। दूसरा उसमें क्या क्वालिटी पाई जाती है कि हम जानते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल से कार्बन sp का सबसे ज़्यादा क्या होता है, परसेंट s होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे बाकियों से ज़्यादा होती है। तो इसके कारण इसको हम ले सकते हैं। और कार्बन sp2 sp3 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो बल्कि है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर भी हो जाएगी, तो इसकी बल्कि भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पर हम सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म को ले रहे हैं, मतलब कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस टाइप का ले रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कार्बन sp से कार्बन sp3 का भी क्या ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर उसमें कार्बन sp3 में 3 फ्लोरीन जुड़ जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बेस पे ले रहे हैं कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए कार्बन sp को हम ले रहे हैं सेकेंड पीरियड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में। तो गाउचे फॉर्म में जैसे अगर फ्लोराइड जुड़ा या OCH3 जुड़ा या OC11OCCl3 जुड़ा और साइनाइड जुड़ा, तो इस प्रकार के अगर होने पर ये गाउचे इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन हम जैसे देख रहे हैं OCH3 या OC11OCCl3, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बल्कि हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बल्कि नहीं होता है। उसके जो फर्स्ट कार्बन से निकला हुआ हेटेरोएटम जो है वो उसमें प्लेनर तक रहता है। उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए उसमें क्या नहीं आता, हिंड्रेंस नहीं ला पाता है ये, और सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रहते हैं और एक दूसरे को टिल्टेड हो जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को बल्कि होकर के एक दूसरे को रिपल्सन नहीं दिखाते हैं, इसलिए गाउचे फॉर्म यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि फ्लोराइड में क्या पाया जाता है, वो डेल निगेटिव अपने और चार्ज ले आता है, डेल निगेटिव डैश, क्योंकि ये डेल निगेटिव डैश बोलना इसलिए ज़रूरी है कि उस बाकी सभी डेल प्लस के बराबर रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, लेकिन अगर डेल प्लस सब कितने कार्बन तक ले आता है, थर्ड कार्बन तक ले आता है। तो इस प्रकार से अगर उसको देखें कि अगर वो प्रोपेन में अगर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा कि उसका जो फ्लोरीन है वो लास्ट तक थर्ड कार्बन को तक क्या करेगा, डेल प्लस ले आएगा। तो वो अगर ये फॉर्म अगर गाउचे फॉर्म में है तो ये फ्लोरीन और CH3 प्लस जिसमें डाइपोल आ गया है, वो डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे और ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें रिपल्सन होने के बावजूद इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण ये गाउचे फॉर्म इसके एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और अगर एक तरफ देखें कि आयन है, आयन मतलब Nr3 प्लस है, और दूसरे साइड इस CH2 में दूसरे साइड फ्लोरीन जैसे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर COO माइनस जुड़ा हुआ है, तो क्या करता है, जैसे फ्लोरीन है तो वो अपने यहाँ पर डेल माइनस ले आता है, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन करता है, इसीलिए इसका गाउचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसके किससे, एंटी फॉर्म से। और अगर यहाँ पर COO माइनस हो Nr3 प्लस के साथ, तो ये आयन इंटरेक्शन करके एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो जाता है। इस प्रकार ये गाउचे फॉर्म स्टेबल हो सकता है, एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल। अब अगर हम देखें, क्या देखते हैं, COOH CH2 COOH को लेते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंट बिहेवियर देता है। अगर एसिडिक मीडियम में देखें तो क्या करेगा, इसके COOH और COOH में जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो इसके हाइड्रोजन को केटायन के रूप में ये लेता नहीं है,
मतलब कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हेटेरो एटम है ऑक्सीजन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरी साइड भी एक हेटेरो एटम आ जा रहा है जिसके कारण ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाउचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी से। लेकिन अगर बेसिक मीडियम आ जाए तो क्या होगा, ये जो COH का जो हाइड्रोजन है उसको क्या ले जाता है, बेस ले जाता है बेसिक मीडियम में, और इसके पास कुछ नहीं बचता है। तो इसमें क्या होता है, COO- बचता है, जो इसके बाजू में गाउचे फॉर्म में फिर COO- आता है। तो इनके बीच जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो पाता है। और हम जानते हैं कि COO- में ऑक्सीजन तो है, हेटेरोएटम तो है, तो क्या ये बाजू क्या हाइड्रोजन से क्या वो नहीं कर लेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना लेगा, क्या नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे हेटेरोएटम से नहीं जुड़ा हुआ है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वो एक हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और दूसरा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है डेल प्लस हो जाएगा जिस मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है उसके कारण, और जो दूसरा आ रहा है हेटेरो एटम वो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखे रहेगा। तो इसके बीच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाता है डेल प्लस और उस मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण। तो जो कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग पा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसीलिए एंटी फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है गाउचे फॉर्म से। तो हम देखें कि कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके हम कुछ रीज़न नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम स्टडी करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये पहला हो गया। दूसरा हुआ 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन, ये दूसरा हो गया। तीसरा 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। चौथा 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके गाउचे फॉर्म जो है एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका हम कोई रीज़न नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर और एक देखें कि 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोइथेन जो है इसका एंटी फॉर्म जो होता है गाउचे फॉर्म से स्टेबल होता है। इसका भी हम कोई एग्जांपल नहीं दे सकते, मतलब कि कुछ रीज़न नहीं दे पाते हैं। अगर हम देखें कि दो फिशर फॉर्म है उसमें से क्या हो रहा है कि एक साइड दो बल्कि ग्रुप CH3CH3 एक साइड है और एक CH3CH3 अपोजिट साइड में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये CH3CH3 जो अपोजिट साइड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फिशर फॉर्म क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको न्यूमन में लेके जाएंगे तब ये पता चलेगा कि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में है दोनों के दोनों, और कभी भी इक्लिप्स्ड फॉर्म में एक दूसरे में रहने पर हम इसका कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। कभी भी मॉलिक्यूल इक्लिप्स फॉर्म में हो तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टेगर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसकी स्टेगर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को सेम साइड रोटेट करेंगे और उनके जो मोर बल्कि ग्रुप है उसको एक दूसरे के एंटी में ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, जो CH3 है अपोजिट साइड से वो क्या होते हैं, वो उसमें क्या होता है, एंटी एंटी चले जाने के बाद उसमें जो pH और CH3 का जो रिपल्सन होता है वो 2 प्रेजेंट रहता है, साथ में एक CH3 का भी रिपल्सन प्रेजेंट रहता है। और जो क्या था इस फिशर में जिसका CH3 एक साइड था उसका क्या होता है, सिर्फ pH और CH3 का 2 रिपल्सन रहता है। तो इसी कारण जो पहला वाला जो था जो अपोजिट साइड था फिशर में वो अनस्टेबल हो जाता है, और जो एक साथ था फिशर में CH3 वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम फिशर से कभी भी इसके स्टेबिलिटी को देखते नहीं हैं। फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि फिशर फॉर्म है जिसमें क्या हो रहा है कि सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो ऐसा सेम बनता है मॉलिक्यूल कि इनमें रिपल्सन क्या होता है, OH और pH का रिपल्सन 2 ठो रहता है एक में और दूसरे में भी 2 ठो रहता है, लेकिन एक जगह OH का रिपल्सन एक्स्ट्रा होता है, तो वो अनस्टेबल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर OH जहाँ पर रिपल्सन आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाता है, और ये है गाउचे फॉर्म। इसके कारण क्या हो जाता है, सॉरी ये गाउचे फॉर्म नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जो फॉर्म बना है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, जिसके कारण ये फॉर्म रिपल्सन न दिखा के मेथन के जैसे, मतलब CH3 मेथाइल ग्रुप की तरह इसमें ये फॉर्म अनस्टेबल न होकर के स्टेबल हो जाता है ज़्यादा। इसलिए हमको पूरा स्ट्रक्चर बना करके कॉन्सेप्ट लगा करके हमको ध्यान से देख करके इसका आंसर देना चाहिए।